दोस्तों स्वागत है आपका पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। और आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी वाइस रॉयज एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के फर्स्ट यूरोपियन गवर्नर जनरल यानी पोर्चुगीज के अराइवल से लेकर भारत के इंडिपेंडेंस तक गवर्न करने वाले सभी गवर्नर जनरल्स के बारे में। दोस्तों, इंडिया में पोर्चुगीज की हिस्ट्री ईयर 1505 में स्टार्ट होती है, जब पोर्चुगीज किंग ने 3 इयर्स के लिए इंडिया में फ्रांसिस्को दे अल्मीडा को वाइसरॉय के रूप में अपॉइंट किया था। अल्मीडा को ग्रेट डॉन फ्रांसिस्को के नाम से भी जाना जाता था और फ्रांसिस्को दे अल्मीडा ने इंडियन ओशन पर कंट्रोल करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की, जिसे कार्टे सिस्टम के नाम से भी जाना जाता था। पोर्चुगीज किंग द्वारा अल्मीडा को इंडिया में पोर्चुगीज सिचुएशन को स्ट्रॉन्ग करने और मुस्लिम ट्रेड को रुइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर के रूप में अल्फोंसो दे अल्बुकर्की को अपॉइंट किया गया, जो इंडिया में पोर्चुगीज की पावर को एस्टैब्लिश करने वाले एक्चुअल गवर्नर जनरल थे। दोस्तों, ये अपनी डेथ से पहले पोर्चुगीज एम्पायर को पूरी तरीके से एस्टैब्लिश कर लेना चाहते थे और इसीलिए इन्होंने इंडियन कल्चर को अडॉप्ट करने और उसमें रिफॉर्म करने की पॉलिसी अपनाई। अपने प्लान के अकॉर्डिंग अल्बुकर्की ने नेटिव हिंदू विमेन से मैरिज की पॉलिसी को भी फॉलो किया और गोवा के रीजन में सती को अबॉलिश करने का डिसीजन भी इन्होंने ही लिया था। इतना ही नहीं, अल्बुकर्की ने अपनी न्यू स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग बीजापुर सुल्तान को डिफीट कर 1510 में गोवा को आसानी से कैप्चर कर लिया था और इस फाइट को हम बैटल ऑफ गोवा के नाम से भी जानते हैं। अल्बुकर्की को पोर्चुगीज अथॉरिटी को पर्शियन गल्फ के हॉर्मुज रीजन में भी एस्टैब्लिश करने के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं पोर्चुगीज के नेक्स्ट वाइसरॉय नीनो दे कन्हा के बारे में, जिसने नवंबर 1529 में इंडिया का चार्ज अपने हाथ में लिया और 1538 तक गवर्नर के रूप में अपनी सर्विसेज दी। दोस्तों, ये एक ऐसे गवर्नर के तौर पर आए थे जिसने 16th सेंचुरी में सबसे ज्यादा टाइम तक रूल किया। इन्होंने 1530 एडी में पोर्चुगीज हेडक्वार्टर को कोचिन से गोवा में ट्रांसफर किया और दोस्तों, इन्हें हम सैन थॉमस, मद्रास और हुगली, बंगाल में पोर्चुगीज फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने के लिए भी जानते हैं। 1534 एडी में इन्होंने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से दीव और बसीन पर भी राइट ले लिया था। दोस्तों, अब ये तो बात हो गई इंडिया में आए सबसे पहले यूरोपियन यानी पोर्चुगीज गवर्नर जनरल्स की। अब आइए बात करते हैं फ्रेंच गवर्नर जनरल्स की। दोस्तों, डुप्लीक्स फ्रेंच इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल और ब्रिटिश गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव का कॉम्पिटिटर था। 1741 में डुप्लीक्स पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बनाया गया और फर्स्ट 2 कार्नेटिक वॉर्स में डुप्लीक्स एक डिप्लोमेटिक लीडर के तौर पर सामने आया, जिसने यूरोपियन फैक्ट्रीज का रास्ता खोल दिया। डुप्लीक्स वो फर्स्ट गवर्नर जनरल था जिसने इंडिया में सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी को स्टार्ट किया और हैदराबाद में सूबेदार के खर्च में फ्रेंच आर्मी को रखा। और दोस्तों, आगे चलकर हम इंग्लिश गवर्नर जनरल वेलेस्ली को डुप्लीक्स की सेम सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी को फॉलो करते हुए देखेंगे। डुप्लीक्स को ब्रिटिश गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव ने डिफीट किया और इंडिया में ब्रिटिशर्स को सुप्रीम यूरोपियन फोर्स के रूप में एस्टैब्लिश किया। पोर्चुगीज और फ्रेंच के बाद अब हम बात करते हैं इंडिया में 200 इयर्स तक रूल करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स की। तो दोस्तों, इंडिया में ब्रिटिश रूल शुरू में एक ट्रेडिंग एग्रीमेंट के रूप में 31 दिसंबर 1600 से क्वीन एलिजाबेथ I के रॉयल चार्टर से सामने आई। ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज का सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग, एफिशिएंट और रूल बेस्ड ब्यूरोक्रेसी सेटअप की और ब्रिटिश की सभी ओवरसीज कॉलोनीज की तरह इंडिया में भी सारे कमर्शियल, पॉलिटिकल और मिलिट्री अफेयर्स ब्रिटिश क्वीन द्वारा अपॉइंटेड गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय के जरिए कंट्रोल किए जाते थे। अब सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल की बात करें तो बंगाल के गवर्नर का नाम आता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उसने गवर्नर ऑफ बंगाल के पोस्ट के माध्यम से बंगाल पर अपना कंट्रोल रखा और बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल के रूप में रॉबर्ट क्लाइव को अपॉइंट किया गया। दोस्तों, ये बात इंपॉर्टेंट है कि रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अंडर अपॉइंटेड एक गवर्नर थे, ना कि डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन द्वारा अपॉइंटेड कोई गवर्नर जनरल। रॉबर्ट क्लाइव के मोस्ट फेमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस में से एक है बंगाल में डायआर्की सिस्टम का इंट्रोडक्शन। जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव वो एडमिनिस्ट्रेटर थे जिन्होंने बंगाल में डायआर्की एस्टैब्लिश की। डायआर्की सिस्टम ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट केवल रेंट कलेक्टिंग अथॉरिटी थी, वहीं प्रोविंस का एडमिनिस्ट्रेशन और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नवाब के कंधों पर थी। रॉबर्ट क्लाइव ने ही इलाहाबाद की सेकेंड ट्रीटी के बेस पर शाह आलम II को कंपनी के कंट्रोल में कर लिया था और इनके द्वारा बंगाल के सभी रीजन के लिए 2 दीवान अपॉइंट किए गए। बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खान और बिहार के लिए राजा शितब रॉय अपॉइंट किए गए। दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास होने के बाद गवर्नर ऑफ बंगाल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रख दिया गया और इसके ही बेसिस पर बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स बंगाल के गवर्नर जनरल के सबॉर्डिनेशन में आ गए। बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग्स को अपॉइंट किया गया और वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में कई सारे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए, जैसे कि वॉर ऑफ रोहेला,
पोस्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड ट्रीटी ऑफ सलबाई। वहीं हम वॉरेन हेस्टिंग्स के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करें तो इन्होंने बंगाल में डुअल सिस्टम यानी डायरार्की को अबॉलिश किया और इसके अलावा हेस्टिंग्स ने मुगल एम्परर को ईयर 1765 में दी जाने वाली 26 लाख की पेंशन पर भी रोक लगा दी। इतना ही नहीं, इंडिया में जुडिशियल सिस्टम में इंप्रूवमेंट का क्रेडिट भी वॉरेन हेस्टिंग्स को ही दिया जाता है और इनके द्वारा 1772 में सभी डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल और क्रिमिनल कोर्ट को भी स्टैब्लिश किया गया था। इन्होंने 1781 में मुस्लिम एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए कलकत्ता में फर्स्ट मदरसा भी स्टैब्लिश किया था। और दोस्तों, इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अगेंस्ट अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया था, जिसके बाद ब्रिटेन में इनके ऊपर इम्पीचमेंट भी चलाया गया। अब बात करते हैं बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस की, जो कि एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्लोमेट थे। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल के गवर्नर जनरल की पोस्ट को इस शर्त पर एक्सेप्ट किया कि उन्हें मिलिट्री कमांड दी जाएगी। इन्होंने बनारस में हिंदुओं के लिए गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस स्टैब्लिश किया और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ही थे जिन्हें बंगाल और ईस्टर्न इंडिया में परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट स्टार्ट करने का क्रेडिट दिया जाता है। और इतना ही नहीं, कॉर्नवालिस को इंडिया में सिविल सर्विसेज के फादर के रूप में भी जाना जाता है। इनके द्वारा सर्किट कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट किया गया, जिनमें से 3 बंगाल और 1 बिहार के लिए थी। दोस्तों, कॉर्नवालिस को 1793 में स्टार्ट किए गए कॉर्नवालिस कोड के लिए भी जाना जाता है, जो करंट टाइम के सेपरेशन ऑफ पावर के रूल को फॉलो करता था। इन्होंने रूरल एरियाज में लैंड होल्डर्स को मिले पुलिस राइट्स को अबॉलिश किया और इतना ही नहीं, इनके द्वारा ही कंपनी के एम्प्लॉयज के पर्सनल ट्रेड पर भी बैन लगाया गया। कॉर्नवालिस के टेन्योर में ही थर्ड मैसूर वॉर 1790 to 1792 हुआ, जिसके बाद ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन की गई। कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का यूरोपियनाइजेशन किया और भारत में सिविल सर्विसेज की शुरुआत की। कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शोर को नेक्स्ट गवर्नर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया और जॉन शोर का टेन्योर लार्जली अनइवेंटफुल रहा। जॉन शोर अपने टेन्योर के दौरान नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी को फॉलो करते थे और इनके टाइम पीरियड में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने चार्टर एक्ट 1793 पास किया। और इनके बाद हम बात करेंगे लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में, जिनका टाइम पीरियड 1798 से 1805 तक का था। इंडियन स्टेट्स को ब्रिटिश रूल के अंडर लाने के लिए इन्होंने सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी की शुरुआत की और ये पॉलिसी फ्रेंच गवर्नर जनरल डुप्लीक्स द्वारा फॉलो की गई सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी की इम्प्रोवाइज फॉर्म थी। सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने एक्सेप्ट की, इसके बाद मैसूर 1799, थंजावुर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, भोसले 1803 और सिंधिया 1804 ने भी सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया। लेस्ली के टेन्योर में ही फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर और 1803 से 1805 के बीच सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुई। दोस्तों, बसाइन की फेमस ट्रीटी 1802 में मराठा, पेशवा और ब्रिटिशर्स के बीच लेस्ली के टाइम में ही साइन की गई थी और कॉर्नवालिस के द्वारा ही कलकत्ता में ईयर 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज को सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग के लिए एस्टैब्लिश किया गया था। और इनके बाद अब नेक्स्ट गवर्नर जनरल सर जॉन बार्लो की बात करें तो इस गवर्नर जनरल के टेन्योर में फेमस वेल्लोर म्यूटनी 1806 हुई थी। इसके अलावा इन्होंने नॉन इंटरफियरेंस पॉलिसी को भी सपोर्ट किया। और सर जॉन बार्लो के बाद अब हम बात करते हैं बंगाल के नेक्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो द फर्स्ट के बारे में, जिनका टाइम पीरियड 1807 से 1813 तक था। इन्होंने 1809 में महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की ट्रीटी साइन की थी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को एक्सटेंड करने वाला चार्टर एक्ट 1813 भी पास हुआ था। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लॉर्ड मिंटो द फर्स्ट का रिलेशन 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से नहीं है। हम आगे चलकर वाइस रॉय मिंटो द सेकंड के बारे में जानेंगे, जिनका वर्किंग पीरियड 1905 से 1910 तक था और उन्हीं के टेन्योर में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। और इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं बंगाल के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर्स लॉर्ड हेस्टिंग्स की, जिन्होंने नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी को समाप्त कर एक्टिव इंटरवेंशन और वॉर की पॉलिसी को स्टार्ट किया। हेस्टिंग्स ने एंग्लो नेपलीज वॉर 1813 to 1823 में पार्टिसिपेट किया और आगे चलकर ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816 साइन की। और इसके तुरंत बाद थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 to 1818 हुआ और हेस्टिंग्स ने 1817 में सिंधिया के साथ ट्रीटी साइन की। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए हेस्टिंग्स ने ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी का क्रिएशन 1818 में करवाया और अराउंड 1817 से 1818 के बीच इन्होंने सेंट्रल इंडिया में पिंडारियों के बढ़ते तांडव को समाप्त करते हुए उन्होंने फोर्सफुल सप्रेशन किया। हेस्टिंग्स के ही टाइम पीरियड में मद्रास गवर्नर थॉमस मुनरो के द्वारा राजतवाड़ी सेटलमेंट को लागू किया गया और लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा ही इंडियन प्रेस पर लगे रिस्ट्रिक्शंस को भी रिपील कर दिया गया।
इन सारे रिफॉर्म के दौरान हेस्टिंग्स का टेन्योर 1823 में समाप्त हो गया और इनके सक्सेसर के रूप में लॉर्ड एमरेस्ट गवर्नर जनरल बने, जिनके टाइम पीरियड में फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर 1824 टू 1826 हुई और भरतपुर के प्रोविंस का 1826 में ब्रिटिश इंडिया में एसिमिलेशन हुआ। इन्हीं की गवर्नरशिप में 1824 में बैरकपुर में आर्म रेबेलियन भी हुआ था। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारत के वन ऑफ द मोस्ट लिबरल एंड एनलाइटेंड गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में, जिन्हें भारत में मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन के फादर के तौर पर देखा जाता है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के द्वारा ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में कंसिडरेबल चेंजेस किए गए और इनमें से एक चेंज रिलेटेड था गवर्नर जनरल के नाम और फंक्शन से। इस एक्ट में दिए प्रोविजंस के अकॉर्डिंग गवर्नर जनरल को एक नया स्वरूप दिया गया और अब बंगाल के गवर्नर जनरल की जगह इंडिया के गवर्नर जनरल का प्रोविजन स्टार्ट हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाए गए और बेंटिक ने राजा राम मोहन रॉय की हेल्प से सोशल इविल्स जैसे सती प्रैक्टिस 1829 और ठगीज एटसेट्रा को अबॉलिश कर दिया। इनके द्वारा ही चाइल्ड मर्डर पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाया गया और इन्होंने मकौले कमेटी के रिकमेंडेशन पर एजुकेशन रिफॉर्म और इंग्लिश लैंग्वेज को एजुकेशन का मीडियम बनाया। इनके टाइम पीरियड में ही मैसूर और दुर्ग का कंपनी एम्पायर में फ्यूजन हुआ और कैलकाटा में फर्स्ट मेडिकल कॉलेज एस्टैब्लिश करने का क्रेडिट भी लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही जाता है। और बेंटिक के बाद भारत के नेक्स्ट गवर्नर जनरल सर चार्ल्स मेटकैफ बने और इनके टाइम पीरियड में फेमस प्रेस एक्ट पास किया गया, जिससे भारत प्रेस पर लगी सारी रिस्ट्रिक्शंस को अबॉलिश कर भारत को फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया और इस वजह से इन्हें लिबरेटर ऑफ प्रेस के नाम से भी संबोधित किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड की और इनके टेन्योर में फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1836 टू 1842 हुआ, जिसमें ब्रिटिश प्रेस्टीज को बहुत बड़ा झटका लगा। इनकी गवर्नर जनरलशिप के दौरान ही पंजाब के किंग रंजीत सिंह की डेथ 1839 में हो गई और इनके द्वारा ही इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स को फर्दर स्टडीज के लिए फॉरेन जाने का परमिशन ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा दिया गया था। ऑकलैंड के बाद इंडिया के नेक्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो थे। इन्होंने अफगानिस्तान में चल रहे वॉर को समाप्त किया और 1843 में सिंध का एनेक्सेशन किया। इसके बाद अब बारी आती है लॉर्ड हार्डिंग द फर्स्ट की, जिन्होंने फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 और 1846 में ट्रीटी ऑफ लाहौर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और इसके साथ ही भारत में सिख सॉवरेनिटी का एंड भी इन्हीं के टेन्योर में हो गया। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे ब्रिटिश कंपनी के नेक्स्ट और मोस्ट फेमस गवर्नर जनरल यानी लॉर्ड डलहौजी की। इनकी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी इंपीरियलिज्म से इंस्पायर्ड थी और साथ ही इन्होंने अपने क्रिएटिव पोटेंशियल के बल पर मॉडर्न इंडिया की फाउंडेशन रखी। इनके टाइम पीरियड में ही ब्रिटिश इंडिया का एक्सपेंशन वर्क पीक पर पहुंचा और डलहौजी के टाइम पर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848 से 1849 तक हुआ और पंजाब का ब्रिटिश रूल में एनेक्सेशन हो गया। इसके बाद ही सिख एम्पायर का फेमस कोहिनूर डायमंड ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को दे दिया गया। सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर भी इन्हीं के टेन्योर में हुआ और 1852 में लोअर बर्मा एंड पेंगू को ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया गया। भारत में रेलवे, टेलीफोन और पोस्टल नेटवर्क के साथ पब्लिक वर्क की शुरुआत करने का क्रेडिट भी लॉर्ड डलहौजी को ही दिया जाता है और इन्हें मॉडर्न इंडियन रेलवे के फादर के रूप में भी जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने इरिगेशन के इंपॉर्टेंस को समझते हुए गंगा कैनल के वर्क को भी कंप्लीट करवाया था, लेकिन इन तमाम बेनेवलेंट वर्क के बीच डलहौजी के टाइम पीरियड को याद करने की सबसे बड़ी और कंट्रोवर्शियल वजह है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जी हाँ दोस्तों, ये वही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी थी जिसके द्वारा ब्रिटिश कंपनी ने एक एक करके सारे प्रोविंशियल स्टेट्स को अनजस्ट तरीके से एम्पायर में एनेक्स कर लिया। दोस्तों, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के यूज से ब्रिटिश कंपनी ने बड़े स्टेट्स जैसे सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बालघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध एक्सेट्रा को ब्रिटिश रूल में मिलाने के लिए यूज किया, जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमें फेमस सी पॉइंट म्यूटनी के रूप में 1856 में देखने को मिला। 1854 का फेमस वुड्स डिस्पैच भी गवर्नर डलहौजी के वर्किंग पीरियड में ही आया था, जो कि कॉलोनियल इंडिया में एजुकेशन रिफॉर्म से रिलेटेड था। दोस्तों, पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट को भी 1854 में डलहौजी के एफर्ट से एस्टैब्लिश किया गया था। दोस्तों, हमने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अभी तक गवर्नर जनरल्स अपॉइंट किए गए थे, लेकिन एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस 1858 के बाद इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में एक बार फिर से सिग्निफिकेंट चेंजेस किए गए। 1858 के एक्ट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से एडमिनिस्ट्रेशन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में ट्रांसफर कर दी थी। हालांकि लॉर्ड कैनिंग कंपनी के द्वारा अपॉइंटेड लास्ट गवर्नर जनरल थे। दोस्तों, इन्हीं के टाइम में हिस्टोरिकल इवेंट के रूप में 1857 का सिपॉय रिवॉल्ट हुआ था और लॉर्ड कैनिंग 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश क्राउन के द्वारा अपॉइंट किए गए इंडिया के फर्स्ट वाइसरॉय भी थे। और अगर हम कैनिंग के द्वारा
कॉलोनियल इंडिया के रिस्पेक्ट में किए गए रिफॉर्म्स और फॉरवर्ड स्टेप्स की बात करें तो 1856 में इन्हीं के द्वारा विडो रीमैरिज एक्ट 1856 पास किया गया था, जो कि इंडिया में विमेन की कंडीशन के रिफॉर्म में एक सिग्निफिकेंट स्टेप था। इन्होंने डलहौजी द्वारा स्टार्ट किए गए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की थियरी को अबॉलिश कर दिया और 1861 में पोर्टफोलियो सिस्टम को इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के माध्यम से स्टार्ट किया गया। जुडिशियरी सिस्टम में रिफॉर्म करते हुए इनके द्वारा 1861 में ही हाई कोर्ट के बेसिस पर कैलकाटा, मद्रास और मुंबई में डिफरेंट हाई कोर्ट्स भी स्टैब्लिश किए गए। करंट टाइम में जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसका भी बेसिस लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1857 में ही क्रिएट किया गया था। 1857 के रिवॉल्ट के बाद लॉर्ड कैनिंग द्वारा बहुत सारे रिफॉर्म्स इनिशिएटिव लिए गए, किंतु उनका टेन्योर इन रिफॉर्म्स को एक कंक्रीट फॉर्म देने से पहले ही एंड हो गया। लॉर्ड कैनिंग को रिप्लेस करते हुए लॉर्ड एल्गिन ब्रिटिश इंडिया के सेकेंड वाइसरॉय बने और लॉर्ड एल्गिन का टेन्योर उतना ज्यादा इवेंटफुल नहीं रहा और ये केवल वहाबी मूवमेंट के सप्रेशन के लिए जाने गए। लॉर्ड एल्गिन को रिप्लेस करने वाले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लॉरेंस, और लॉरेंस का टेन्योर मेनली ग्रेट फैमिन्स ऑफ ओडिशा, राजपुताना एंड बुंदेलखंड की सिचुएशन के डिवास्टेटिंग इवेंट के लिए जाना जाता है। 1865 के एंग्लो भूटान वॉर भी इन्हीं के टेन्योर में हुए थे और इनके द्वारा अफगानिस्तान में अपनाई गई लेसेस फेयर पॉलिसी को ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा काफी रिकग्निशन मिला था। दोस्तों, लॉर्ड लॉरेंस के बाद नेक्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए लॉर्ड मेयो और इनके टेन्योर को मेनली 1872 में हुई फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस और एक सेपरेट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के एस्टैब्लिशमेंट के लिए जाना जाता है। प्रेजेंट टाइम में जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके एस्टैब्लिशमेंट का क्रेडिट भी लॉर्ड मेयो को ही दिया जाता है और इन्हें स्टेट्स में रेलवेज के इम्प्लीमेंटेशन और सेंटर और स्टेट्स के बीच में रेवेन्यू के डिवीजन की न्यू पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए भी जाना जाता है। और आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया यानी लॉर्ड नॉर्थब्रुक की, जिनके टाइम में बंगाल में भयानक फैमिन पड़ी। इनके टेन्योर में हुए इंपॉर्टेंट इवेंट्स में 1875 में डिपोजिशन ऑफ गायकवाड ऑफ बड़ौदा, विजिट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स और कूका मूवमेंट इन पंजाब प्रोमिनेंट थे। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बाद आते हैं ब्रिटिश इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रूथलेस गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन, और इनके टेन्योर में ग्रेट इंडियन फैमिन्स ऑफ 1876 टू 1878 और सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर मेजर इवेंट्स थे। इन्हीं के टाइम पीरियड में 1878 में रिचर्ड स्टाची की प्रेसिडेंसी में फैमिन कमीशन अपॉइंट किया गया था। 1 जनवरी 1877 में दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था और उसमें क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया के रूप में डिक्लेयर किया गया था। इन्हें वर्नाकुलर प्रेस पर सेंसरशिप लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इनैक्ट करने के लिए भी जाना जाता है और आर्म्स रिफॉर्म के अंडर इन्होंने इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 पास किया और इन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने की एज लिमिट को 21 से रिड्यूस कर 19 ईयर्स कर दी थी, जो कि उस समय के इंडियंस के लिए एक रूथलेस स्टेप था। लिटन द्वारा मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म करने के लिए मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को 1877 में एस्टैब्लिश किया गया था, जिसे आज हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के रूप में जानते हैं। इस यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन में मुस्लिम लीडर सर सैयद अहमद खान ने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था। दोस्तों, लॉर्ड लिटन के बाद आते हैं ब्रिटिश इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड रिफॉर्मिस्ट वाइसरॉय लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को इंडिया में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का फादर कहा जाता है और इन्होंने कॉलोनियल इंडिया में सबसे ज्यादा रिफॉर्म किए थे और ये इंडियंस के रिस्पेक्ट में थोड़े लिबरल भी थे। लिटन की ज्यादातर रूरल पॉलिसीज को इन्होंने अपने टेन्योर में रिवर्स कर दिया, जैसे कि इनके द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में अबॉलिश कर दिया गया और सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेट करने की एज रिफॉर्म करते हुए उसे 19 से वापस 21 ईयर भी इन्हीं के द्वारा किया गया। दोस्तों, इन्हीं के टाइम पीरियड में हाईली कंट्रोवर्शियल इल्बर्ट बिल भी पास किया गया था और इल्बर्ट बिल में इंडियन जजेस को यूरोपियंस के केसेस की हियरिंग अलाउ किया गया था, लेकिन यूरोपियंस द्वारा इल्बर्ट बिल पर कंट्रोवर्सी की जाने की वजह से ये पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव रिफॉर्म एग्जिस्टेंस नहीं आ सका और इन्हीं के ही वर्किंग पीरियड में 1881 में फर्स्ट टाइम रेगुलर सेंसस स्टार्ट किया गया। इसके अलावा इनके द्वारा बंगाल के पेजेंट्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 पास किया गया और इन्हीं के टाइम पीरियड में 1881 में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास किया गया और फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा इन्हें सेवियर ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया था। दोस्तों अब हम इंडिया के नेक्स्ट वाइसरॉय यानी लॉर्ड डफरिन की बात करेंगे, जिनके टाइम पीरियड के दौरान ही थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ, जिसके रिजल्ट के रूप में बर्मा का ब्रिटिश इंडिया में एनेक्सेशन कर लिया गया। इन्हीं के टाइम पीरियड में 3 स्टेट्स बंगाल, अवध और पंजाब में टेनेंसी एक्ट पास किया गया और इतना ही नहीं, डफरिन के ही टेन्योर में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्जिस्टेंस में आई। लॉर्ड डफरिन के सक्सेसर लॉर्ड लैंसडाउन थे और इन्होंने 1888 से 1894 तक इंडिया के वाइसरॉय के रूप में अपनी सर्विस दी। इनके टेन्योर में इंडिया और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर का डिवीजन हुआ, जिसे आज हम दूरंद या डूरांड लाइन के नाम से जानते हैं। साथ ही सेकेंड फैक्ट्री एक्ट भी इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से पास हुआ, जिसके बाद इंडियन वुमेन की
वर्किंग कंडीशन में कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट देखी गई। इस नए एक्ट के तहत 11 आवर्स से ज्यादा काम करने पर सख्त मनाही और वीक में एक दिन की छुट्टी का प्रोविजन रखा गया था। दोस्तों, इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम की स्टार्टिंग भी इन्हीं के टेन्योर से मानी जाती है और सिविल सर्विसेज का इंपीरियल, प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेट सर्विसेज में क्लासिफिकेशन भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। और दोस्तों, लॉर्ड लैंसडाउन के सक्सेसर के रूप में लॉर्ड एल्गिन II इंडिया के नेक्स्ट वाइसरॉय अपॉइंट किए गए थे। वैसे तो इनके टेन्योर के दौरान भारत में कुछ ज्यादा रिफॉर्म्स नहीं हुए, लेकिन इस दौरान भारत को कई बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जिनमें से फैमिन, प्लेग और फ्रंटियर वॉर प्रोमिनेंट थे। और 1896 में पूना और बॉम्बे के आसपास जबरदस्त प्लेग फैल गया, जिसमें काफी लोग मर गए थे। और इसे कंट्रोल करने की गवर्नमेंट की पॉलिसी से लोग सेटिस्फाइड नहीं थे और इस कारण प्लेग कमिश्नर चार्ल्स रैंड सहित 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स की चापेकर ब्रदर्स ने पुणे में हत्या कर दी थी। दोस्तों, इसी इवेंट के ठीक बाद बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें 18 महीने की रिगरस इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट दी गई। और इसी केस की हियरिंग के दौरान तिलक ने स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट का फेमस स्लोगन दिया, जो बाद में काफी फेमस हुआ। दोस्तों, एल्गिन के टाइम के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को देखें तो चाइना और सिक्किम के बॉर्डर को डिसाइड किया गया था और एंग्लो रशियन कन्वेंशन को 1895 में साइन किया गया और 1897 में क्वीन विक्टोरिया की डायमंड जुबली भी सेलिब्रेट की गई। और इतना ही नहीं दोस्तों, एल्गिन के ही टाइम में एक फैमिन लायल कमीशन को 1897 में अपॉइंट किया गया था। अब इसके बाद बारी आती है इंडिया के नेक्स्ट वाइसरॉय यानी लॉर्ड कर्जन की। दोस्तों, गवर्नर जनरल की पोस्ट अज्यूम करने से पहले कर्जन इंडिया, सेलोन, अफगानिस्तान, चाइना, पर्शिया, तुर्किस्तान, जापान और कोरिया विजिट कर चुके थे और इनके टेन्योर में ही ब्रिटिश गोल्ड मनी को इंडिया की लीगल मनी डिक्लेयर किया गया था। कर्जन ने इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे की फाउंडेशन रखी थी ताकि इंडिया की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को प्रिजर्व किया जा सके और इंडियन फार्मर्स को फिक्स इंटरेस्ट पर डेट दिए जाने के लिए इनके द्वारा कोऑपरेटिव डेट कमिटी एक्ट 1904 लाया गया, जो कि इंडियन डाउन ट्रोडिंग के लिए एक अफर्मेटिव स्टेप था। अगर बात की जाए सीक्रेट डिपार्टमेंट की, तो इंडिया में फर्स्ट टाइम इनकी ही वर्किंग पीरियड में इस डिपार्टमेंट की शुरुआत की गई और रेलवे बोर्ड की फाउंडेशन भी इंडिया में सबसे पहले 1905 में लॉर्ड कर्जन के टेन्योर में रखी गई। इतना ही नहीं, इनके टाइम में इंडस्ट्रीज और कॉमर्स डिपार्टमेंट भी एस्टैब्लिश किए गए और लॉर्ड कर्जन स्टूडेंट पॉलिटिक्स और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के मामले में बहुत पैरानॉइड थे, इसीलिए उन्होंने इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 पास किया ताकि इंडियन यूनिवर्सिटीज में गवर्नमेंट की पकड़ मजबूत हो सके। कर्जन के टेन्योर में एग्रीकल्चरल बैंक और बिहार के पूसा में एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर एस्टैब्लिश किए गए। फॉरेन अफेयर्स में भी कर्जन का टेन्योर इवेंटफुल रहा और ये कर्जन ही थे जिन्होंने 1904 में तिब्बत में यंग हस्बैंड लेड एक्सपीडिशन फोर्स भेजा। कर्जन को पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के रिफॉर्मर के तौर पर 1902 में पुलिस कमीशन के फॉर्मेशन के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, इन तमाम अच्छे रिफॉर्म्स के बावजूद भी हम बंगाल के डिवीजन के लिए कर्जन को नहीं भूल सकते हैं। ये बंगाल डिवीजन ही है जिसके चलते कर्जन को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है और कर्जन के रिलेंटलेस एफर्ट्स के चलते 19 जुलाई 1905 को बंगाल प्रोविंस का डिवीजन ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में हो गया था। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस डिवीजन का रीजन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बताया था, लेकिन हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की मंशा इंडियंस को 2 रिलीजियस कम्युनिटीज हिंदूज और मुस्लिम्स में बांटने की थी और लॉर्ड कर्जन को रिप्लेस करने वाले एक ऐसे वाइसरॉय थे जिनका इंडियन हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रोल रहा, क्योंकि इनके ही टाइम पीरियड में ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिनका इम्पैक्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के डिवीजन और फ्रीडम फाइट के स्ट्रगल पर डायरेक्टली पड़ा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लॉर्ड मिंटो II के बारे में और इनके टेन्योर में ही 1906 में आगा खान के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और 1907 में सूरत की कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी का स्प्लिट मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स में हो गया। दोस्तों, इनके ही टाइम पीरियड में 1909 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट पास किया गया था, जिसे हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं और ये रिफॉर्म्स इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की तरफ एक सिग्निफिकेंट स्टेप था। लॉर्ड मिंटो को रिप्लेस किया लॉर्ड हार्डिंग II ने और लॉर्ड हार्डिंग के टेन्योर के दौरान 1911 में जॉर्ज V इंडिया के दौरे पर आए और उनके लिए दिल्ली कोर्ट का अरेंजमेंट हुआ था, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, इसी दिल्ली दरबार में बंगाल डिवीजन को कैंसिल किया गया और इंडिया की कैपिटल को कैलकाटा से शिफ्ट करके दिल्ली डिक्लेयर किया गया। दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग के बारे में एक और बात बता दें कि ये वही वाइसरॉय थे जिनके कॉन्वॉय के ऊपर दिल्ली में रेवोल्यूशनरीज द्वारा बॉम्ब फेंका गया था, जिसमें वो सक्सेसफुली बच निकले थे। इस केस में बाद में इंडियन फ्रीडम फाइटर बाल मुकुंद को फांसी भी दी गई थी। लॉर्ड हार्डिंग के बाद इंडिया के नेक्स्ट वाइसरॉय के रूप में लॉर्ड चेम्सफोर्ड अपॉइंट किए जाते हैं और इन्हीं के टाइम में 1916 में कांग्रेस का लखनऊ कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें कांग्रेस फिर से एक पार्टी में यूनिफाई हो जाती है।
दोस्तों, आपको याद होगा कि कैसे 1907 के सूरत कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस दो सेक्शंस, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में डिवाइड हो गई थी। चेम्सफोर्ड की गवर्नरशिप में ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक साथ काम करने के लिए अग्री हुई थी और लॉर्ड चेम्सफोर्ड को हम उनके टाइम में हुए हिस्टोरिकल इवेंट्स के लिए जानते हैं, जैसे 1916 में विमेन यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट, 1917 में एजुकेशन रिफॉर्म के लिए सैडलर कमीशन का अपॉइंटमेंट, 1919 में रॉलेट एक्ट का होना और इसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर का होना। दोस्तों, यही नहीं, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी इन्हीं के टेन्योर में हुआ था और चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में ही गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए और बाद में 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम सेटअप किया। इसके बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल का हंगर स्ट्राइक भी चेम्सफोर्ड के गवर्नर जनरल रहते हुए ही हुआ और इनके ही वर्किंग पीरियड में 1917 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मोन्टैग का डिक्लेरेशन और 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की डेथ हुई। ब्रिटिश इंडिया के फर्स्ट इंडियन गवर्नर एसपी सिन्हा को बिहार के गवर्नर के रूप में भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने ही अपॉइंट किया था। इसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड के सक्सेसर बने लॉर्ड रीडिंग और रीडिंग का टेन्योर मेनली रॉलेट एक्ट को रिपील करने और इंडियन क्लोथ्स पर सभी टैरिफ्स को रिमूव करने के लिए जाना जाता है। इनके टाइम पीरियड के सबसे बड़े हिस्टोरिकल इवेंट्स थे चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसके बाद गांधी जी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेना पड़ा था और लॉर्ड रीडिंग ने ही क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट और कॉटन में एक्साइज ड्यूटी को खत्म किया था। इन्हीं के टाइम पीरियड में मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़ और कोलकाता में कम्युनल राइट्स हुए और 1925 की फेमस काकोरी ट्रेन रॉबरी भी इन्हीं के टेन्योर में हुई। इसके अलावा CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज्य पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ और एजुकेशन सेक्टर में प्रोग्रेस की बात करें तो दिल्ली और नागपुर यूनिवर्सिटी इन्हीं के एक्टिव सपोर्ट से एस्टैब्लिश हुई थी। लॉर्ड रीडिंग के बाद दोस्तों हम बात करते हैं इंडिया के नेक्स्ट वाइस रॉय यानी लॉर्ड आयरन के बारे में। इन्हीं के टेन्योर में 1928 में साइमन कमीशन भारत दौरे पर आया, जिसका पूरे देश भर में विरोध हुआ। आयरन के टाइम पीरियड में 1927 में लाहौर के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सॉन्डर्स की हत्या और दिल्ली विधानसभा में बॉम्ब ब्लास्ट की घटना को इंडियन रेवोल्यूशनरीज द्वारा अंजाम दिया गया और इन्हीं के टाइम पीरियड में लाहौर कंस्पिरेसी केस में जतिन दास ने 64 डेज तक जेल में हंगर स्ट्राइक किया, जिसमें अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई थी। आगे चलकर 1929 के कांग्रेस के लाहौर कन्वेंशन में पूर्ण स्वराज का कंसेप्ट दिया गया और 26 जनवरी 1930 को एज इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने के पर्पस से गांधी जी ने 1930 में डांडी मार्च स्टार्ट किया और इसके बाद ही फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और गांधी आयरन पैक्ट साइन करने के साथ ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अबॉलिश किया गया। दोस्तों, इनके बाद हम बात करेंगे गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में, जिनके कार्यकाल में कई इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए, जैसे 1931 में भगत सिंह को फांसी। इसके अलावा इसी सीरीज में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्लान की गई, जिसमें कांग्रेस ने भी पार्टिसिपेट किया, बट ये कॉन्फ्रेंस अनसक्सेसफुल रही। इसके बाद गांधी जी ने 1933 में दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की। इसके अलावा 16 अगस्त 1932 में रैमसे मैकडॉनल्ड ने कम्युनलिज्म अवार्ड की शुरुआत की और दोस्तों ये बता दें कि ये अवार्ड दलित और हिंदू कम्युनिटी के बीच डिस्क्रिमिनेशन पर बेस्ड थी और इसमें दलित के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन रखा गया था, जिससे गांधी जी बड़े निराश हुए और इसी के विरोध में यरवाड़ा जेल में आमरण अनशन शुरू किया। इस इंसिडेंट से वेलिंगटन को एक बड़ा शौक लगा और अंत में एक पैक्ट साइन हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता था। पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने अपना आमरण अनशन वापस ले लिया। और एक बात और बता दें दोस्तों कि इन्हीं के टाइम में लंदन में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को भी स्टार्ट किया गया, लेकिन इसका भी कुछ खास रिजल्ट नहीं आया। दोस्तों, इन्हीं सब सिचुएशन और इंडिया में लगातार स्ट्राइक के चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट अब चिंतित होने लगी थी और उन्हें अब समझ आ गया था कि इंडियंस को कुछ कंक्रीट कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशन दिए बिना अब बात नहीं बनेगी। और इसी कंटेक्स्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 पास किया गया ताकि इंडियंस की कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पिरेशन को पूरा किया जा सके। और लॉर्ड वेलिंगटन के टेन्योर में ही जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को भी एस्टैब्लिश किया गया और 1936 में ऑल इंडिया फार्मर्स क्लब को भी इन्हीं के कार्यकाल में ऑर्गेनाइज किया गया। इनके वर्किंग पीरियड के लास्ट डेज में हम देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 1935 में बर्मा को इंडिया से सेपरेट कर दिया गया और इसी घटनाक्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड ने इंडिया के लीडर्स और फ्रीडम फाइटर्स के टारगेट को साफ डिफाइन कर दिया था। इन्हीं सभी सिचुएशंस को टैकल करने के लिए अब इंडियन गवर्नर जनरल की पिच पर लॉर्ड लिनलिथगोव को उतारा गया। दोस्तों, लॉर्ड लिनलिथगोव ब्रिटिश इंडिया के सबसे लंबे टेन्योर सर्व करने वाले गवर्नर जनरल भी थे और इनके आते ही ब्रिटिश इंडिया में 1936-37 में जनरल इलेक्शंस की शुरुआत हुई, जिसमें कांग्रेस फुल मेजॉरिटी से पावर में आई।
दोस्तों, इन्हीं के टेन्योर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के कारण कांग्रेस मिनिस्टर्स में इंडिया को बिना कंसल्ट किए वॉर में उतारने के विरोध में 1939 में रिजाइन कर दिया गया। दोस्तों, इनके टाइम पीरियड के दौरान 1938 में कांग्रेस के 51st ईयरली सेशन के चेयरमैन के रूप में सुभाष चंद्र बोस को सेलेक्ट किया गया, लेकिन महात्मा गांधी से कांस्टेंट आइडियोलॉजिकल टसल के कारण उन्होंने 1939 के त्रिपुरा कन्वेंशन में अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया और 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी स्टैब्लिश। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज की गठन भी 1941 में ही की गई और ललित को के ही टाइम पीरियड में 1940 में पहली बार सेपरेट नेशन पाकिस्तान की डिमांड करती है और इंडियंस में ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति ट्रस्ट डेवलप करने के उद्देश्य से ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 8 अगस्त 1940 को ऑगस्ट डिक्लेरेशन और 1942 को क्रिप्स मिशन इंडिया लाया जाता है, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दोस्तों, अगस्त डिक्लेरेशन के अगले ही दिन इंडिया क्विट मूवमेंट 1942 स्टार्ट किया गया था, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और इसमें ही गांधी जी ने डू और डाई यानी करो या मरो का स्लोगन दिया था। इनके कार्यकाल के दौरान ही 1943 में बंगाल में भयंकर फैमिन की घटना भी देखने को मिलती है। लॉर्ड लेनेट के बाद अब मॉडर्न इंडिया में लॉर्ड वेवल को अपॉइंट किया गया और वाइसरॉय वेवल ने 25 जून 1945 में शिमला में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें कांग्रेस को अबुल कलाम लीड कर रहे थे, लेकिन गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया और इसी कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग ने ये शर्त रखी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सभी मुस्लिम मेंबर को वो खुद चुनेगी। मुस्लिम लीग के इस रूड बिहेवियर से परेशान होकर मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस के बीच कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए 1944 में सीआर राजगोपालाचारी फॉर्मूला प्रेजेंट किया गया, लेकिन इसे दोनों कम्युनिटीज ने एक्सेप्ट नहीं किया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि फ्रीडम स्ट्रगल में 2 नेशंस एंड 2 आइडियोलॉजीज की बात सामने आई और इसी कंट्रोवर्सी को हैंडल करने के लिए वेवल प्लान 1945 को लाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी फेल हो गया। और दोस्तों, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट किया गया। इसके बाद अब कॉलोनियल इंडिया की सभी कम्युनिटीज फ्रीडम की डिमांड पर फोकस थी और इसी दौरान ब्रिटेन में क्लाइमेट एटली की सरकार बनती है, जो इंडिया में डायरेक्ट एक्शन के बेस पर इलेक्शन करवाती है, जिसमें कांग्रेस को क्लियर मेजॉरिटी मिलती है एंड मुस्लिम लीग को मुस्लिम एरियाज में क्लियर मेजॉरिटी मिलती है। अब इंडिया में नए रूल्स, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोविजन के लिए कैबिनेट मिशन भेजा जाता है, जिसमें सभी मेंबर्स ब्रिटिशर्स थे और इसी कारण इंडियंस द्वारा इनके प्रोविजंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। वेवल के टाइम पीरियड में ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर क्लाइमेट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में अनाउंस किया था कि जून 1948 तक इंडिया को सॉवरेन कंट्री डिक्लेयर करते हुए सारी पावर्स इंडियंस के हाथ में दे दी जाएगी। और इसके बाद इंडियंस की स्ट्रगल के रिजल्ट का टाइम आ चुका था और इंडिया को उसकी सारी पावर देने के लिए 24 मार्च 1947 को लास्ट गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड माउंटबैटन को भेजा गया। इन्होंने जून 1947 को एक अनाउंसमेंट की जिसमें इंडिया का डिवीजन शामिल था और 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एटली द्वारा इंडियन फ्रीडम एक्ट प्रेजेंट किया गया, जो कि 18 जुलाई को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब इसी के चलते 14 अगस्त की मिडनाइट को पाकिस्तान को सॉवरेन कंट्री के रूप में डिक्लेयर किया गया और उसके ही अगले दिन 15 अगस्त 1947 को इंडिया भी न्यू इंडिपेंडेंट और सॉवरेन कंट्री के तौर पर सामने आया। दोस्तों, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड माउंटबैटन अपॉइंट हुए। हालांकि बस तब तक के लिए गवर्नर जनरल बने रहे जब तक इंडियंस को पावर ट्रांसफर ना कर दी जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल सीआर राजगोपालाचारी जी थे और इनके बाद से इंडिया में गवर्नर जनरल की पोस्ट को रिप्लेस कर दिया गया और इंडिपेंडेंट इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में अब प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट के हेड के तौर पर प्राइम मिनिस्टर्स वर्क करने लगे। दोस्तों, ये तो था कॉलोनियल इंडिया के स्टार्टिंग से इंडिपेंडेंस तक के सभी गवर्नर जनरल्स के वर्क एंड रिफॉर्म रिलेटेड फैक्ट्स की इन्फॉर्मेशन और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक नए शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।